अलैक्म। आई होप यू पीपल विल बी फाइन। आज हमारे पास जो है वो चैप्टर 13 है, जिसमें हम अपील, रिव्यू और रिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो सेक्शन 161 अपील के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें यह कहता है कि जो अपील है वो किस ऑफिसर की फैसले के खिलाफ अपील किस ऑफिसर के पास जाएगी। तो इसमें वो कहता है कि असिस्टेंट कलेक्टर किसी भी ग्रेड का है, हाँ वो ग्रेड 1 का है या ग्रेड 2 का है, उसके फैसले के खिलाफ अपील जो है कलेक्टर के पास जाएगी। कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएगी। नीचे वो हमें कुछ जो है वो एक्सेप्शंस देता है। उसमें वो कहता है कि अगर ओरिजिनल ऑर्डर, अगर एक रेवेन्यू ऑफिसर ने, लेट से रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 1 ने को फैसला दिया, वो फैसला जो है अपील में गया बंदा कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने भी वही पहले वाला फैसला बरकरार रखा, तो वो बंदा जो है वो फर्दर अपील नहीं कर सकता। बी में वो कहता है कि इफ द कलेक्टर मॉडिफाइज और रिवर्स द ऑर्डर, के अगर वो कलेक्टर जो है वो उसका फैसले को रिवर्स कर देता है, चेंज कर देता है या को मॉडिफाई करता है, तो फिर जो है वो अपील आप आगे कमिश्नर के पास कर सकते हैं और उसका फैसला जो होगा वो फाइनल होगा। नेक्स्ट 162 में वो कुछ लिमिटेशंस बताता है कि किस टाइम में कितने टाइम में आप जो है वो अपील कर सकते हैं। तो अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई फैसला दिया है तो कलेक्टर के पास अपील 30 डेज में कर सकते हैं, और कलेक्टर के फैसले के खिलाफ कमिश्नर के पास 60 डेज में, और जो कमिश्नर है उसके फैसले के खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आप 90 डेज में वो जो है वो अपील दायर कर सकते हैं। ये तीनों जो है 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज आपने ज़रूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लाजमी पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट सेक्शन 163 है रिव्यू। रिव्यू में वो कहता है कि अगर एक कमिश्नर है, कलेक्टर है या असिस्टेंट कलेक्टर है, वो रिव्यू कर सकता है अपने ही आर्डर को, या अपने से जो पहले उसके उससे पहले कोई अगर रेवेन्यू ऑफिसर था उसके फैसले को वो रिव्यू कर सकता है। हाँ उसके पास एप्लीकेशन आए या बगैर एप्लीकेशन के भी वो जो है वो कर सकता है, और उसे वो मॉडिफाई भी कर सकता है, कंफर्म भी कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है। दूसरे में कहता है कि एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड, कि कोई भी बंदा जो खुद को अग्रीव्ड समझता है, जिसे लगता है कि ये फैसला मेरे खिलाफ गलत हुआ है, ये मेरे हक में होना चाहिए था, तो वो क्या करेगा, फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस could not produce by at the time when the order was passed or on account of some mistake or error may apply for review। कि कोई बंदा जो है वो अगर समझता है कि उसके खिलाफ फैसला आ गया जो नहीं आना चाहिए था, तो अगर उसे कोई नया एविडेंस मिल जाता है, जो उसने पहले जब केस अपना वहां पे प्रोसीड किया था, वहां पे अगर वो कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाया और उसे अब वो एविडेंस अब मिला है, तो वो जो है फिर वो रिव्यू फाइल कर सकता है। यहाँ को मिस्टेक हो गया तो उसमें भी जो है वो रिव्यू फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी अब उन एक्सेप्शन दे दिया है कि ऑर्डर पास्ड बाय द प्रीडिसेसर शैल नॉट बी रिव्यूड अंडर सबसेक्शन 1 and 2 विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इफ रिव्यूड बाय द कमिश्नर। कि वो कहते हैं कि जो हमने ऊपर बात की कि वो जो है वो अपने प्रीडिसेसर का भी जो है वो फैसला है उसे रिवर्स कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है, तो वो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो उसे उस टाइम तक रिवर्स नहीं कर सकता या मॉडिफाई नहीं कर सकता जब तक कि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो है वो अप्रूवल ना ले ले। अगर वो उसे कमिश्नर ने उस फैसले को देखा, अगर कोई कमिश्नर था उसके बाद जो कमिश्नर आया उसने पहले वाले कमिश्नर के फैसले को रिवर्स किया या मॉडिफाई किया, तो अगर उसने उसे मॉडिफाई करना है या चेंज करना है तो उसने पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अप्रूवल लेनी है। नेक्स्ट कहता है कि कलेक्टर कैन नॉट रिव्यू एन ऑर्डर विदाउट परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर, कि जो कलेक्टर है वो रिव्यू नहीं कर सकता फैसले को कमिश्नर की इजाजत के बगैर। इसी तरह जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो रिव्यू नहीं कर सकता उसके जो उसके इमीडिएटली ऊपर बंदा है जिसके वो सबऑर्डिनेट है उसकी इजाजत के बगैर। नॉर्मली ये जो है वो कलेक्टर की
इनका कलेक्टर जो है वो इन्हें सुपरवाइज कर रहा होता है, ये उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। फिर वो कहता है कि रिव्यू एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल विद इन 90 डेज। रिव्यू एप्लीकेशन जो है वो तो आपने 90 दिनों के अंदर अंदर फाइल करनी है। अगर इसके बाद आप फाइल करते हैं तो आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस देनी पड़ती हैं कि ये डिले क्यों हुआ, ये 90 डेज के बाद जो है ये क्यों जो रिव्यू है ये अप्लाई हो रहा है। फिर वो कहता है कि ऑर्डर शैल नॉट बी पास अनलेस रीजनेबल नोटिस इज गिवन टू द ऑल पार्टीज एंड हियरिंग इज कंडक्टेड। कि वो कहता है कि जो ऑर्डर है वो पास नहीं हो सकता जब तक कि नोटिस ना दिए जाएं तमाम पार्टीज को, और उनकी हियरिंग कंडक्ट ना की जाए, तब तक कोई ऑर्डर जो है वो रिव्यू में पास नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि इफ एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड फाइल्ड नो रिव्यू ऑर्डर शैल बी पास्ड। कि अगर उस बंदे ने अपील की है उस फैसले के खिलाफ तो फिर वो रिव्यू नहीं कर सकता। एक टाइम पे यहाँ वो रिव्यू फाइल कर सकता है, यहाँ वो अपील फाइल कर सकता है। थर्ड में वो कहता है कि इफ कलेक्टर्स डिसीजन इज चैलेंज द सक्सेसर मे रिव्यू इट विद इन 6 मंथ्स। अगर कलेक्टर का डिसीजन जो है वो चैलेंज होता है तो जो उसका सक्सेसर आएगा, जो उसके बाद आएगा, उसे 6 माह के अंदर अंदर रिव्यू कर सकता है। नंबर 4 में कहता है कि रिव्यू के फैसले के खिलाफ जो है वो आप अपील नहीं कर सकते। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ रिव्यू। सेक्शन 164 है रिवीजन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब अज खुद सो मोटो के जरिए, या ऑन एप्लीकेशन, या को बंदा उन्हें एप्लीकेशन दे, कॉल फॉर रिकॉर्ड विद इन 90 डेज ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। के कोई ऑर्डर पास हुआ है उसके 90 दिनों के अंदर अंदर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद से या किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो उसे जो है वो उसे रिवीजन में देख सकता है। आगे वो कहता है इफ पेंडिंग बिफोर आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर। किन का, अगर तो वो फैसला जो है पेंडिंग है सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर के पास, या उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो 90 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑन इट्स ओन मोशन और एप्लीकेशन जो है वो उसे रिवीजन में देख सकता है। कमिश्नर और कलेक्टर के पास भी सेम पावर हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास हमने ऊपर सब सेक्शन 1 में पढ़ी हैं, तो ये कमिश्नर और कलेक्टर के पास भी हैं। इफ ए कलेक्टर कॉल्स फॉर ए रिकॉर्ड एंड बिलीव्स एन ऑर्डर शुड बी मॉडिफाइड और रिवर्स, ही शall रिपोर्ट द केस टू द कमिश्नर। कि वो कहता है कि अगर एक कलेक्टर है वो रिकॉर्ड मंगवाता है और वो उसे लगता है कि इसे मॉडिफाई ये होना चाहिए या इसे रिवर्स होना चाहिए, तो वो इस केस को जो है वो कमिश्नर को रिपोर्ट कर देगा। क्यों उसे रिपोर्ट करेगा, अगली लाइन में जवाब है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर ही सिर्फ दो ये अथॉरिटीज हैं जो रिवीजन को देख सकती हैं। ना कलेक्टर रिवीजन में को देख सकता है, ना रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का को रिवीजन दे सकता है। इसी वजह से ऊपर वो कहता है कि अगर कलेक्टर को लगता है कि फैसला रिवर्स होना चाहिए या मॉडिफाई होना चाहिए तो वो कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 165 स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। कि वो कहता है कि कोई अपील है या रिवीजन है वो ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होगी एक्सेप्ट अंडर एन ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। कि किसी बंदे ने अगर कोई अपील कर दी है या कोई रिवीजन में चला गया है तो वो जो प्रोसीडिंग पीछे चल रही हैं वो नहीं स्टे होंगी, वो नहीं रुकेंगी अनलेस कि कोई ऑर्डर दिया जाए अथॉरिटी की तरफ से कि पिछली जो प्रोसीडिंग चल रही है उन्हें स्टे कर दें। आगे वो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर की बात करता है कि नो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी ग्रांटेड अनलेस, के जो एग्जीक्यूशन है वो ग्रांट नहीं की जाएगी, स्टे जो है एग्जीक्यूशन का ग्रांट नहीं किया जाएगा अनलेस, आगे वो कुछ एक्सेप्शंस देता है, देयर इज अ रिस्क ऑफ सब्सटेंशियल लॉस इफ द स्टे इज डिनाइड। कि अगर वो ये साबित कर दे कि अगर इस एग्जीक्यूशन को कोई ऑर्डर किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने दिया, अब उस पर अमल दरामद होना है, वो कहता है कि अमल दरामद पे जो है वो स्टे नहीं हो सकता
हाँ होगा, किन सूरतों में, वो आगे 3 सूरतें बता दी गई हैं। उसमें सबसे पहले वो कहता है कि अगर वो साबित कर दें कि अगर ये एग्जीक्यूशन हो जाती है, इस पे अमल दरामद हो जाता है, तो उन्हें कोई जो है वो बहुत सब्सटेंशियल लॉस जो है वो फेस करना पड़ेगा। अगर वो ये साबित करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन स्टे हो जाएगी। दूसरा वो कहते हैं एप्लीकेशन फॉर स्टे हैज़ बीन मेड इमीडिएटली, कि जो स्टे की एप्लीकेशन है वो इमीडिएटली उन्होंने कर दी है, तो फिर स्टे हो सकता है। तीसरा, पार्टीज प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी, पार्टीज जो है वो रीजनेबल सिक्योरिटी जमानत दे देती हैं, तो फिर जो है वो स्टे हो सकती है। अदरवाइज इनके तीनों के अलावा किसी सूरत एग्जीक्यूशन स्टे नहीं होगी। सेक्शन 166 है जी, क्लैरिकल मिस्टेक है, कि क्लैरिकल मिस्टेक या अर्थमेटिकल मिस्टेक इन ऑर्डर और जजमेंट में बी करेक्टेड बाय द रेलिवेंट ऑफिसर, के अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गया, उसकी टाइपिंग में मसला आ गया या कोई और इस तरह की अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई है, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो खुद ही उसे करेक्ट भी कर सकता है। सेक्शन 167 है लिमिटेशन एक्ट 1908। यहाँ पे एक हमारे पास है लिमिटेशन एक्ट, जहाँ पे ये बताया गया है कि किस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर आपने ऊपर अपील में जाना है तो कितने दिनों में जाना है, रिव्यू में कितने दिनों में, रिवीजन में कितने दिनों में जाना है। ये सारी चीज़ें एक लिमिटेशन एक्ट है हमारे पास, उसमें ये डिफाइंड है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लाई होगा, जो यहाँ पे हमने अपील, रिव्यू और रिवीजन की बात की रिगार्डिंग टाइम ड्यूरेशन कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे भी जो है वो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ये इम्पोर्टेंट है लेक्चर है, तो इसको जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।